सीरीज का नाम पेन किलर सीरीज स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल का लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो मान लो ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2 और एक पॉइंट मान लो आपको दिया है अल्फा क्वामा बीटा। अल्फा क्वामा बीटा इन दोनों में से किसी भी लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो बोलो किसी एंगल में होगा। तो जैसे वो यहाँ है तो मैं कहता हूँ ये वो एंगल है जो कंटेनिंग पॉइंट भी है अल्फा बीटा। पर ये बेटा मेथड मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक त्रिवेदी आपका एबीटी सर एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूं पेन किलर सीरीज को लेकर। आज इस सीरीज के तहत हम लोगों की 7वीं मुलाकात है बच्चों। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और सर्किल नामक चैप्टर जो है वो शुरू किया था। तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल हमारा एक कैप्सूल पैकेज की तरह है। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रेट लाइन एक अलग चैप्टर और सर्किल एक अलग चैप्टर की तरह पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कोई भी सवाल आता है उसमें कहीं ना कहीं अगर वो सर्किल का सवाल होता है तो उसमें स्ट्रेट लाइन का इंडक्शन या स्ट्रेट लाइन के कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन होता ही होता है। इसी प्रकार से स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन और सर्किल के क्वेश्चन आपस में मर्ज रहते हैं। तो इसीलिए हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन और सर्किल का एक कंबाइंड पैकेज बनाया था और उसके लिए हम लोगों ने 2 टर्न डिसाइड किए थे। पहले वाले टर्न पे हम लोगों ने थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दिया था। आज भी हम लोग उसी क्रम को बढ़ाएंगे। पिछले टर्न पे थ्योरी कंटेंट ज्यादा था, आज हम लोग सर्किल के कुछ बेहतरीन आर्टिकल जो हमारे यूज में आते हैं और आज हम लोग क्वेश्चंस का कंटेंट और बढ़ा देंगे बच्चों। तो चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। सीरीज का नाम पेन किलर सीरीज स्ट्रेट लाइन एंड सर्किल का लेक्चर नंबर 2 हम लोग लेकर आ रहे हैं। तो लास्ट टर्न पे बच्चों हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड काफी सारी बातें की थी और बिल्कुल लास्ट में आके एंगल बाइसेक्टर पे हम लोग आ गए थे। तो एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालते हैं ये मैंने बता दिया था। तो आज मैं थ्योरेटिकल कंटेंट थोड़ा सा कम करके सर्किल कंटेंट पे ज्यादा बढ़ूंगा, लेकिन एंगल बाइसेक्टर को कि पिछले लेक्चर में मेन आर्टिकल ही हमारा एंगल बाइसेक्टर था और एंगल बाइसेक्टर हम लोग अभी पूरा कवर नहीं कर पाए थे। तो चलिए मैं अगले 2 से लेके 3 मिनट में एंगल बाइसेक्टर की एक बार जानकारी देकर आगे बढ़ता हूं। तो देखें क्या कह रहा है बच्चों। एंगल बाइसेक्टर मैंने आपको बता दिया था कि अगर 2 लाइनें दी हुई हैं और अगर आपको उनका एंगल बाइसेक्टर निकालना है तो वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस a2x प्लस b2y प्लस c2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। एक बात बच्चों से कह दे रहा हूं, देखिए बच्चों इस सीरीज का आपको फायदा तभी मिलेगा जब आप लेक्चर्स को पूरा देखेंगे। अगर आप शुरू के 5, 7, 10 मिनट में ही उस लेक्चर को जज करके विड्रॉ करेंगे तो आगे आने वाली चीजें आपकी स्किप होंगी। जैसे मैंने ये बताया तो कुछ जो ओवर स्मार्ट इंटेलिजेंट बच्चे अपने आप को समझते हैं वो अरे यार ये तो नॉर्मल चीज है और तुरंत वो वहां से स्किप कर जाते हैं। भले आप समय बचाने के लिए उसकी स्पीड को डबल कर लें, तो अगर मेरा 2 घंटे का लेक्चर है तो वो आप लोग 1 घंटे में कर सकते हैं, लेकिन चीजें स्किप ना करें, क्योंकि इससे अगर आपने जज किया तो आपका नुकसान हो जाएगा बच्चों। तो आइए, ये भी बात मैंने बता दी थी कि 2 लाइनें परपेंडिकुलर हो या ना हो, एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसके बाद इसमें बेटा 2 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। मैं उन क्वेश्चंस को रिव्यू कराने की कोशिश कर रहा हूं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 क्या कहता है? कहता है मान लीजिए एक पॉइंट आपको दिया है P अल्फा क्वामा बीटा नॉट पासिंग या नॉट सेटिस्फाइंग एनी लाइन, नॉट सेटिस्फाइंग एनी लाइन। जो भी आपको 2 लाइनें दी हैं L1 एंड L2 उनमें अल्फा बीटा लाई नहीं कर रहा है। तो मान लो ये एक लाइन है L1, ये एक लाइन है L2 और एक पॉइंट मान लो आपको दिया है अल्फा क्वामा बीटा। अब ध्यान देने की बात है, अल्फा क्वामा बीटा इन दोनों में से किसी भी लाइन पर लाई नहीं कर रहा, तो बोलो किसी एंगल में होगा। तो जैसे वो यहाँ है तो मैं कहता हूं ये वो एंगल है जो कंटेनिंग अल्फा बीटा है।
कंटेनिंग पॉइंट P है अल्फा बीटा। तो इसमें पहले प्रकार का क्वेश्चन बच्चों को ये मिलता है कि वो एंगल जो अल्फा बीटा को कंटेन कर रहा हो, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बताइए, इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर बताइए। तो आपके पास दो एंगल बाइसेक्टर होते हैं बच्चों, ये देखो मैं लिख रहा हूं B1 और B2, एक हो गया प्लस वाला, एक हो गया माइनस वाला। अब मेरे को छांट कर बताना है कि आखिर इन दोनों में से वो कौन सा एंगल बाइसेक्टर है जो उस एंगल को बाइसेक्ट करेगा विच कंटेन्स अल्फा एंड बीटा। तो कैसे करते हैं बच्चों, तरीका समझ लें। स्टेप नंबर 1, पहले इन दोनों लाइनों L1 L2 को इस प्रकार से एडजस्ट करो कि वो अल्फा क्वामा बीटा के करस्पॉन्डिंग सेम साइन का आउटपुट दे। मतलब इस अल्फा बीटा को अगर मैं L1 में पुट कर दूं, मतलब L1 अल्फा बीटा, मतलब अल्फा बीटा को उठाया और लाइन L1 में पुट कर दिया, x की जगह अल्फा, y की जगह बीटा। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये पॉइंट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है तो ये लाइन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। डन है? तो या तो ये पॉजिटिव आंसर देगा या तो ये नेगेटिव आंसर देगा। इसी प्रकार से अगर मैं इस अल्फा बीटा को L2 में रखूं तो वो भी उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो स्टेप 2 में मैं दोनों लाइनें L1 L2 को इस तरह से एडजस्ट करता हूं कि अल्फा बीटा के करस्पॉन्डिंग वो सेम साइन का आंसर दे। मतलब अगर एक पॉजिटिव दे तो दूसरा भी पॉजिटिव दे, एक नेगेटिव दे तो दूसरा भी नेगेटिव दे, मतलब उनका प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 आ जाए। और ऐसा करने के बाद यहां देखो बच्चों, दो एंगल बाइसेक्टर लिखे हुए हैं, एक का साइन प्लस, एक का साइन माइनस। तो इसके बाद सीधे सीधे पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द एंगल कंटेनिंग पॉइंट P अल्फा एंड बीटा। ऐसा करने के बाद निश्चिंत भाव से आप कह सकते हो कि जो पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर है वो सीधे सीधे हमारे अल्फा बीटा वाले एंगल को बाइसेक्ट कर रहा होगा। और अगर मैं इसको डाटा पे लिखूं तो मान लीजिए मैंने एक लाइन लिखी 2x + 3y - 4 = 0, और एक लाइन है x + 2y - 11 = 0, और पॉइंट दिया गया 1,1। इसको मैं प्लस कर देता हूं या माइनस ही रहने देता हूं। 1,1 कहता है वो एंगल बाइसेक्टर बताइए जो 1,1 वाले एंगल को बाइसेक्ट करे। तो आप पॉज कीजिए, मेरी कही हुई बात के आधार पे करिए और फिर उसके बाद लाइव करके देख लीजिएगा। तो मैंने शुरू किया। स्टेप नंबर 1, अगर मैं L1 में 1,1 पुट करूं तो जब मैंने L1 में पुट किया तो देखा आ गया पॉजिटिव, और L2 में जब मैंने 1,1 पुट किया तो आ गया नेगेटिव। बच्चे परेशान, इन्होंने तो कहा था कि L1 L2 को ऐसे सेट करो कि उसका साइन सेम आए, जबकि यहाँ पर एक का साइन प्लस एक का साइन माइनस आ रहा है। तो मैंने कहा मैं इस माइनस वाले को किसी भी तरह से पॉजिटिव बनाऊंगा। तो क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर आप एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही तुमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, अब देखिए ये भी साइन आपका पॉजिटिव बन गया। मतलब जो स्टेप नंबर 1 था आपने उसको फुलफिल करने में सफलता हासिल कर ली। ऐसा करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर, पॉजिटिव वाला एंगल बाइसेक्टर ही उस एंगल को डिवाइड करेगा। तो मैंने पहले ही तैयारी शुरू कर ली कि वो कौन है, वो पॉजिटिव वाला है। अब यहां जब भरने आए तो अब आप लाइनें लिखना शुरू करो। तो आपने लिखा 2x + 3y - 4 डिवाइडेड बाय √13 = प्लस वाला। अब गलती ना कर जाना बेटा, एडजस्टमेंट
करने के बाद वाली लाइन लेना। कहीं तुमने फिर से एडजस्टमेंट के पहले वाली लाइन ले ली, तब तो एडजस्टमेंट करने का तो मुझे कोई फायदा हुआ ही नहीं। तो एडजस्टमेंट के बाद वाली लाइन ली तो आ गया -x माइनस 2y प्लस 11 डिवाइडेड बाय √5। तो ये वो एंगल बाइसेक्टर हो गया जो 0.11 को कंटेन करने वाले एंगल को डिवाइड करेगा। ये हो जाता है इसका केस नंबर 1। इसके बाद मैं आपको केस नंबर 2 भी रिवाइज करा दूं, और विश्वास मानिए बच्चों, ये आर्टिकल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और ये ओवरऑल बच्चों को बहुत परेशान करता है। केस 2 क्या है? आपको दो लाइनें दी हैं L1 एंड L2 विच आर नॉन परपेंडिकुलर। 12th वाले बच्चे जो ये आर्टिकल देख रहे होंगे, यही सेम आर्टिकल बच्चों जब आप लोग 3D पढ़ते हो, वेक्टर एंड 3D, उसके अंदर प्लेन में काम आता है कि वहां पर आपको दो प्लेन दिए होते हैं और वहां पर भी यही दो सेम केस पूछे जाते हैं कि आप एक्यूट एंगल बाइसेक्टर प्लेन निकालिए या ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर प्लेन निकालिए, या जो केस 1 हमने पढ़ा वो प्लेन बताइए जो एक पर्टिकुलर पॉइंट अल्फा बीटा वाले एंगल को कंटेन करने को बाइसेक्ट करता हो। ठीक है, तो यही आपका सेम आर्टिकल वहां भी काम आएगा। तो मान लीजिए आपको दो लाइनें दी हुई हैं। एक लाइन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और एक लाइन आपको दी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, और मुझसे कहता है कि वो एंगल बाइसेक्टर बताइए जो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या बाद में ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। डन। दो लाइनें आपको दी हैं जो आपस में अगर परपेंडिकुलर नहीं हैं तो उनके बीच का एक एंगल बच्चों एक्यूट होगा और ऑब्वियसली दूसरा एंगल ऑब्ट्यूस होगा। तो जब मैं कहूं कि मुझे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर चाहिए, इसका मतलब इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाला मैं निकाल रहा हूं, ये है आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और जो दूसरा वाला आपको नजर आ रहा है ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। अब हम कैसे निकालें बच्चों? तो मैं दावा कर रहा हूं कि आपने जहां कहीं भी पढ़ा होगा आपको कई मेथड बताए गए होंगे। मैं यहां पर आपको 1, 2, 3 मेथड बता सकता हूं। रिव्यू कराने के लिए 2 मेथड जरूर बताऊंगा, लेकिन जो बेस्ट मेथड होगा वो आपका मेथड नंबर 3 होगा। और वो मेथड भी अगर कुछ बच्चों ने कहीं सुना होगा तो वहां पर भी एक छोटा सा लूप होल है, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूं। मेथड नंबर 1, कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको दोनों लाइनें पता हैं L1 और L2, आप पहले दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल लीजिए B1 एंड B2। ठीक, और फिर किसी भी एक लाइन को लीजिए L1 और किसी एक बाइसेक्टर को लीजिए B1 और फाइंड एंगल बिटवीन देम। फाइंड एंगल बिटवीन देम। उनके लॉजिक क्या है समझो। दो लाइनें दी हैं, आपने दो बाइसेक्टर निकाल लिए। अब आप कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो और एक लाइन ले लो और उनके बीच का एंगल निकालो। अगर ये एंगल 45 डिग्री से कम आ जाए तो इसका मतलब ये पूरा एंगल 90 से छोटा, इसका मतलब आपने जो भी बाइसेक्टर ले रखा है वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। तो आप कोई भी एक लाइन ले लो, ठीक है, और कोई भी एक बाइसेक्टर ले लो और इनके बीच के एंगल का tan निकालो। ऐसे ही तो निकालते हैं, tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का ऊपर से लगा देते हैं, बोलिए मॉड। और अगर ये tan थीटा जो निकल कर आए, ये अगर आपका 1 से छोटा आ जाए, भाई tan 45 1 होता है ना, तो अगर tan थीटा 1 से कम आ जाए
तो तुरंत कहिए कि जो भी बाइसेक्टर आपने यूज किया था वो आपका है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, और दूसरा वाला हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। पर ये बेटा मेथड मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों भाई? कहा क्या जा रहा है, पहले दोनों लाइनें आपके पास हैं, पहले दोनों बाइसेक्टर निकाल लीजिए, और दोनों बाइसेक्टर निकालने के बाद फिर आप आराम से उठाकर छांटते रहिए कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। मेथड नंबर 2 ये भी मेरे को नहीं पसंद, क्योंकि ये भी क्या कहता है, आपके पास दो लाइनें हैं, पहले आप दोनों बाइसेक्टर निकाल लीजिए और फिर छटाई शुरू कीजिए कि आखिर इसमें वो कौन सा बाइसेक्टर है जो एक्यूट एंगल है या ऑब्ट्यूज एंगल है। तो मैं वो भी एक बार आपको समझा तो देता ही हूं, क्योंकि निश्चित रूप से काफी सारे बच्चों ने अपने प्लेटफॉर्म पे पढ़ा होगा। तो हम लोग करते क्या हैं, देखो बच्चों, एक कंफ्यूजन जो होता है दूर कर देता हूं। एंगल बाइसेक्टर की परिभाषा क्या थी बच्चों? एक ऐसे पॉइंट का लोकस जो दोनों लाइनों से इक्विडिस्टेंट हो। इसका मतलब बाइसेक्टर पर अगर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो उससे तो दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो बराबर ही होगी। तो ध्यान से सुनना, तो इसका मतलब मुझे एंगल बाइसेक्टर पे पॉइंट नहीं लेना है। आप किसी भी एक लाइन पर कोई पॉइंट लो, किसी भी लाइन पर, चाहे L1 पर चाहे L2 पर। मान लो मैंने ये पॉइंट लिया P, अब आप इस पॉइंट से दोनों एंगल बाइसेक्टर पर परपेंडिकुलर गिरा लीजिए। तो देखो आपने आप दिखेगा, जिससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा वो एंगल बाइसेक्टर हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। फिर से पॉइंट किस पे, मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि बच्चे खूब कंफ्यूज होते हैं, सर किस पे पॉइंट लेना था, बाइसेक्टर पे लेना था कि लाइन पे लेना था। तो इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूं। अगर मैं बाइसेक्टर पे पॉइंट लेता तो उससे दोनों लाइनों पे परपेंडिकुलर तो अपने आप ही बराबर आता, तो उसको तो नहीं लेना है। इसका मतलब हम करेंगे क्या, मैं लिख रहा हूं, टेक एनी पॉइंट ऑन एनी लाइन L1 और L2, किसी पर भी ले सकते हैं। तो मान लीजिए आपको L1 कोई लाइन दी हुई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। अब इसमें मुझे कोई पॉइंट मानना है, तो बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, जनरल लेने लगते हैं। सर x को मैंने अल्फा माना, y को बीटा माना। मैंने कहा नहीं, आप तो कोई पर्टिकुलर लो। पर्टिकुलर लेने का मतलब हमने आराम से y को 0 माना और x निकाल लिया -c1 अपॉन a1। ये हो गया बोलो पॉइंट। अब क्या करेंगे, फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम P ऑन किस पर, बाइसेक्टर्स पे B1 एंड B2। मान लो B1 से जो डिस्टेंस आ रही है वो D1 है और B2 से जो डिस्टेंस आ रही है वो D2 है। तो जिससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्यादा, मान लो अगर D2 बड़ा है D1 से, तो D2 डिस्टेंस किससे है, B2 से। तो जो B2 होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बनेगा। बोलो डन है। और ऐसे ही जो B1 होगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बनेगा। ये हो जाता है मेथड नंबर 2। पर ये भी मुझे पर्सनली नहीं पसंद, क्योंकि यहां पर भी आप पहले दोनों ही निकाल रहे हैं और उसके बाद छांट रहे हैं। तो फिर अब हमारे जो काम का मेथड है वो है मेथड नंबर 3। ध्यान से सुनना बच्चों, ये आपने अगर पढ़ा होगा तो बढ़िया, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी जो इंपॉर्टेंट बात है वो मैं बताता हूं। मान लीजिए दो लाइनें आपको दी हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। और मान लीजिए हमसे कहता है आप इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताएं। तो क्या करते हैं, देखो, स्टेप 1, चेक a1 a2 प्लस b1 b2। चेक a1 a2
प्लस B1 B2। जिन लोगों ने भी ये मेथड पढ़ा होगा तो मैंने मोस्टली देखा है कि कहीं ना कहीं बच्चों को ये लिखाया जाता है कि मेक C1 C2 ग्रेटर देन 0। आप अपने मन से पूछिए कि आपने जहां पर भी पढ़ाई की है क्या आपको स्टेप 1 ये लिखाया गया है C1 C2 ग्रेटर देन 0? और अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या यही बताया गया है। क्योंकि अगर ये बताया गया है C1 C2 ग्रेटर देन 0 तो मैं एक काम कहना चाहता हूं कि इसका मतलब आप फिर उन सवालों को तो कर ही नहीं पाएंगे जो लाइनें नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, जो लाइनें पासिंग थ्रू ओरिजिन हुई। क्योंकि देखिए आप तो पहले से मान के चल रहे हैं कि C1 इंटू C2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब C1 C2 में या तो वो पॉजिटिव होंगे या वो निगेटिव होंगे। इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी 0 नहीं हो सकता। और अगर मान लीजिए कोई लाइन आपको दे दी गई 2x प्लस 3y बराबर मान लो 0 और दूसरी लाइन कुछ और दे दी गई और मैंने कहा कि चलिए आप इसका एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताइए, तो आपका तो मेथड पहले ही स्टेप पे फेल हो गया, क्योंकि आप तो कसम खा के बैठे हैं कि C1 C2 ग्रेटर देन 0। अब इसमें C1 या C2 की वैल्यू तो 0 है, तो आप तो कभी ग्रेटर देन 0 बना ही नहीं पाएंगे। इसलिए ये मेथड जो है वो हमको एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि मेथड वो होता है जिसमें कोई कमी पेशी ना हो। इसका मतलब आप इस मेथड से तो केवल वही सवाल हल कर पाओगे जो ओरिजिन से पास ना होती हो। और अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो गई तो बोलो में बेटा आपका मामला फंसेगा। तो इस सवाल इसको मैंने तुरंत सरेंडर कर दिया। अब फिर कैसे करते हैं, अब मैं आपको तरीका बता देता हूं। मेरे तरीके में किसी प्रकार की कोई भी कमी पेशी नहीं है, चाहे वो लाइन ओरिजिन से पास हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करना है, सीधे सीधे चेक कीजिए, चेक A1 A2 प्लस B1 B2। A1 A2 प्लस B1 B2 का मतलब A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2। तो इसका कुछ साइन आएगा, साइन आएगा मतलब हो सकता है A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आए, हो सकता है A1 A2 प्लस B1 B2 निगेटिव आए। तो कुछ बच्चे एकदम से मेरे से पूछते हैं कि सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि A1 A2 प्लस B1 B2 आपका 0 आ जाए? मैंने कहा नहीं हो सकता बच्चों। क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल ही ये मानकर हो रहा है कि आपको जो दो लाइनें दी हुई हैं वो दो लाइनें आपकी नॉन परपेंडिकुलर हैं। क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हो जाएं तो फिर उनके बीच का एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूस नहीं होगा, फिर वो तो दोनों ही एंगल 90 और 90 हो जाएंगे। तो अब बोलो फिर क्या? तो मैंने कहा आप देखिए, इस लाइन का स्लोप अगर मैं निकालूं तो वो होगा -A1 अपॉन B1, दूसरे का स्लोप -A2 अपॉन B2। और अगर मान लो दो लाइनें परपेंडिकुलर होती तो आप कहते M1 इंटू M2 बराबर -1, ये कटता तो आपके A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन अगर लाइनें ये मैं तब मान के कर रहा हूं जब लाइनें परपेंडिकुलर होती, लेकिन अगर लाइनें परपेंडिकुलर नहीं हैं तो ये तय है कि A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो इसकी वैल्यू या तो आएगी पॉजिटिव और या तो आएगी निगेटिव। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है वो आपको समझनी है कि A1 A2 प्लस B1 B2 का कुछ साइन आएगा। जो भी साइन आएगा, जो भी साइन आएगा पॉजिटिव या निगेटिव जो भी आएगा, तो दैट साइन एंगल बाइसेक्टर, दैट साइन एंगल बाइसेक्टर बाइसेक्ट्स द ऑब्ट्यूस एंगल, बाइसेक्ट्स द ऑब्ट्यूस एंगल। ये है पूरे सवाल की जान। मतलब आपको क्या करना है, आपको A1 A2 प्लस B1 B2 निकालना है। अगर मैं मान लूं लेट A1 A2 प्लस B1 B2 इज ग्रेटर देन 0, तो जो पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर आप निकालेंगे यही एंगल बाइसेक्टर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर होगा।
यही आपका ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। ठीक, कोई इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है, कोई किसी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं है, चाहे लाइनें ओरिजिन से पास हो ना हो, बस दो लाइनें नॉन परपेंडिकुलर होनी चाहिए तभी एंगल एक्यूट या ऑब्ट्यूस बनेगा। धड़ल्ले से इसको लगाइए, केवल आप निकालिए क्या, a1 a2 प्लस b1 b2, जो भी उसका साइन निकल कर आए उस साइन का जो एंगल बाइसेक्टर होगा वही हमारे ऑब्ट्यूस एंगल को डिवाइड करेगा। मतलब मान लीजिए लिखा है 2x माइनस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0, और एक लाइन मान लो लिख दी 7x प्लस 8y प्लस या माइनस कुछ भी लिखो 5 बराबर 0, और साफ दिख रहा है कि ये दोनों लाइनें परपेंडिकुलर नहीं है। आपसे कहा गया कि मुझे तो इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बताओ। मैंने कहा कोई टेंशन नहीं, चेक करिए, a1 a2 माइनस b1 b2 आया निगेटिव, इसका मतलब निगेटिव एंगल बाइसेक्टर डिवाइड करता ऑब्ट्यूस एंगल को, और हमें चाहिए एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो कौन सा करेगा, पॉजिटिव वाला करेगा, क्योंकि इसका साइन कैसा आया, निगेटिव। तो जो निगेटिव वाला होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल को डिवाइड करेगा, और जो पॉजिटिव वाला होगा वो एक्यूट को करेगा। तो अब लाइन यहां से लिख दी, 2x माइनस 3y प्लस 4 होल डिवाइडेड बाय √13, और ये है 7x प्लस 8y माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय √49 प्लस 64। ये है आपका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो प्रत्येक विद्यार्थी जो इस समय हमारा वीडियो देख रहा है वो पूरी ईमानदारी के साथ मेरे को कमेंट बॉक्स में ये डालकर बताए कि क्या उसने ये बात इस कंडीशन के साथ पढ़ी थी, और अगर इस कंडीशन के साथ पढ़ी थी तो उसको फील हो गया कि ये हमारा काम नहीं चला पाएगा, और ये है बोलो जनरलाइज मेथड। तो अगर आपको यहाँ तक का लेक्चर देख के बेनिफिट हुआ है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स पे सिंपल एक थैंक्स लिखकर कन्वे कर दें कि हाँ आपने यहाँ पर कुछ नया सीखा। आज के आपको जितने भी आर्टिकल मिलेंगे वो सारे नए ही मिलेंगे बच्चों। ठीक, तो चलिए ये एक आर्टिकल था जो एंगल बाइसेक्टर का मेरे को मन था बताने का, वो बता दिया। वैसे तो पिछली बार मैंने कॉन्वेक्स रीजन और नॉन कॉन्वेक्स रीजन की भी बात की थी, तो थोड़ा समय का वो हो रहा है। आज जो मैं एक मेन आर्टिकल आप लोगों के लिए लेके आया हूं, और मेरा इतना मनपसंद आर्टिकल है ये, मैं आपको ये वाला आर्टिकल पढ़ाता हूं। इस वाले आर्टिकल को पढ़ाने के साथ साथ मैं दो जो सिंपल आर्टिकल होते हैं, जो नॉर्मल आर्टिकल होते हैं, वो भी आप लोगों को एक बार रिवाइज कराऊंगा और फिर इस पे चलूंगा। सवाल क्या है, मैक्सिमम एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट है, उसके द्वारा मैक्सिमम एंगल सबटेंड कराना है कहाँ, मैं बताना शुरू करता हूं। मैं इसके पहले जो दो नॉर्मल आर्टिकल हैं, जो मुझे पता है जितने भी विद्यार्थी वीडियो देख रहे हैं 100% वो जानते होंगे, क्योंकि ये 3 का पैकेज आता है। दो नॉर्मल वाले जो लगभग सभी विद्यार्थी और सभी मेरे मित्रगण पढ़ाते हैं, ये तीसरा वाला आर्टिकल मोस्टली स्किप होता है, तो यही पेनफुल हो सकता है। तो मैं इसलिए ये वाला आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूं। जो पहला इसके अंदर रूटीनल बनता है वो मैं रिवाइज जरूर करा दूं। एक लाइन मेरे को दी है L, और मान लो 2 पॉइंट मेरे को दिए गए हैं A और B। एक लाइन दी गई है L और 2 पॉइंट दिए गए हैं A और B, और हमसे कहता है इस लाइन पर वो पॉइंट लोकेट करो P सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम। PA प्लस PB इज मिनिमम। डाटा के साथ बात करें तो कुछ ऐसा सवाल की तरह 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। एक पॉइंट मेरे को दिया है 1 1। ध्यान से मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट जानबूझकर अपोजिट साइड पर बनाए हैं। इसका मतलब ये पॉइंट इसमें पुट करने पर जिस साइन का आउटपुट देगा और ये पॉइंट इसमें पुट करने पर जिस साइन का आउटपुट देगा वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे।
तो 1 1 ने इस पे क्या दिया, पॉजिटिव, तो इसको मैं मान लो -2 -1 ले लेता हूं, तो ये मेरे को दे देगा क्या, निगेटिव। अब हमसे कहता है पी पॉइंट बताइए, तो ये बच्चों को तुरंत आंखें चमक जाती हैं, और कुछ कभी कभी जो थोड़ा सा अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं वो यहीं वीडियो बंद करने लगते हैं, अरे अरे ये बात तो हमें पता है। भाई थोड़ा सा पेशेंस से देख, ये तो मुझे भी, किसी को भी पता होगा, उसे पता है कि सीधे सीधे ज्वाइन करो, यही वो पॉइंट पी होगा, सच दैट पी ए प्लस पी बी मिनिमम। ये फिर भी केस नंबर 1 हो गया, या बोलो टाइप 1 हो गया, जहां पर आपको दोनों पॉइंट लाइन के अपोजिट साइड, अरे दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस तभी तो मिलेगी जब सीधे मिला दो, तो सीधे मिला दिया। इसी में जब दूसरा केस आता है, वो भी आपको पता होगा, वो भी रूटीनल है, कि जब आपको दोनों पॉइंट सेम साइड पर दे दिए जाएं, तो ये थोड़ा सा जो और अवेयर बच्चे होंगे वो भी समझ जाएंगे, हाँ सर ये भी हमें आता है, क्योंकि हम यहां पर क्या पसंद करते हैं कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पर हों, जबकि यहां पर दोनों पॉइंट सेम साइड पर दे दिए गए, तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जो दोनों पॉइंट सेम साइड पर हैं उनको अपोजिट साइड पे बना लें। तो समझ जाते हैं बच्चे, किसी भी एक पॉइंट की बोलो क्या ले लो, इमेज ले लो बी डैश, किसी भी एक पॉइंट की आप इमेज ले लीजिए बी डैश, और अब भाई पहले ये सेम थे, मैंने अपोजिट कर दिया, और अब इनको ज्वाइन कर दो, ये वो पॉइंट होगा, बोलिए P, सच दैट पी ए प्लस पी बी मिनिमम होगा। ये मुझे पता है, जितने भी विद्यार्थी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो ये जानते हैं, लेकिन मेरे को अगर बिल्डिंग तैयार करनी है तो बुनियाद बेटा बतानी तो होगी, तो ये मैंने आपको बुनियाद बता दी, दोनों केस बता दिए। ये एक तरह से टाइप 1, ये टाइप 2। जो टाइप 1 है वो ये है जब पॉइंट कहाँ हो, अपोजिट साइड पर, और ये वो हो गया जब पॉइंट, सॉरी ये वो हो गया अपोजिट साइड पर, और ये वो हो गया जब सेम साइड पर हो। तो जब पी ए प्लस पी बी को मिनिमाइज करना होता है तो हम कौन सा केस प्रिफर करते हैं, जब दोनों पॉइंट कहाँ हो, अपोजिट साइड पर। इसके बाद देखो जो हम लोग बेटा सेकंड केस में आते हैं, कि आपको एक लाइन दी गई, दो पॉइंट दिए गए, और कहता है इस लाइन पर वो पॉइंट लोकेट करो सच दैट पी ए और पी बी का जो डिफरेंस हो, पी ए और पी बी का जो डिफरेंस है, जिसको मैं मॉड ऑफ पी ए माइनस पी बी भी लिख सकता हूं, इसको मुझे मैक्सिमाइज कराना है। जो थोड़े से बच्चे और अवेयर होंगे उनकी आंखें फिर चमक जाएंगी, हाँ सर ये भी मैंने पढ़ा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पढ़ा है, पर मैं केस 3 में जाना चाहता हूं, पहले आप इस केस को देख लें। और एक बार मैं हिंट दे देता हूं, इसके अंदर भी दो वैरायटी क्या, कि पॉइंट सेम साइड पर हो या अपोजिट साइड पे हो। जब मुझे पी ए प्लस पी बी मिनिमम चाहिए था, तब मेरा मन क्या करता था कि दोनों पॉइंट कहाँ हो, अपोजिट साइड पर। तो इसमें हम प्रिफर करते हैं अपोजिट साइड। तो जब पी ए माइनस पी बी को मैक्सिमाइज करना हो तो हम इसमें प्रिफर करते हैं सेम साइड। तो ये टाइप 1 वो है जब दोनों पॉइंट सेम साइड पर हो, और सेम साइड में अगर मेरे को वो पॉइंट निकालना है P, तो सीधे सीधे ज्वाइनिंग करते चले आइए, ये वो पॉइंट P होगा। वैसे तो मैं अपनी क्लास में इसका डेरिवेशन भी बताता हूँ, लेकिन मैं इसको रूटीनल मान के चल रहा हूँ, कि क्योंकि मुझे जो बढ़िया वाला बताना है वो है केस 3। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बच्चे जानते होंगे और इसका डेरिवेशन भी उनको पता होगा। तो सीधे मिला दो, ये हो गया वो पॉइंट P। टाइप 2, टाइप 2 मतलब ये हुआ कि अब की बार मान लो तुमको दो पॉइंट अपोजिट साइड पर दिए गए, तो हम पसंद क्या करते थे, हम पसंद करते थे कि दोनों पॉइंट सेम साइड पर हों। ठीक, अगर अपोजिट है तो अपोजिट को सेम बना लेंगे,
कैसे बना लेंगे? किसी भी एक पॉइंट की इमेज ले लीजिए, किसी भी एक पॉइंट की इमेज ले लीजिए और इमेज लेने के बाद आप इनको ज्वाइन करते चले आइए। यही वो डिजायर्ड पॉइंट आपका P होगा, यही वो डिजायर्ड पॉइंट आपका P होगा। तो मुझे इन दोनों में कोई विशेष लगाव नहीं था। PA प्लस PB मिनिमम हो और PA माइनस PB मैक्सिमम हो, इसमें मुझे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। अब मैं आने जा रहा हूं अपने उस केस पर जिसके लिए ये मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल उठाया है, और वो आर्टिकल क्या कह रहा है आइए समझें। सेम कहानी है, एक लाइन आपको दी गई, बोलो L, ठीक, और आपको 2 पॉइंट दिए गए। मान लो एक पॉइंट दिया गया आपको A और एक पॉइंट दिया गया बोलो B, और मुझसे कह रहा है कि इस लाइन पर आपको वो पॉइंट लोकेट करना है P सच दैट एंगल APB इज मैक्सिमम। हमसे कहता है इस लाइन पर वो पॉइंट लोकेट करिए P सच दैट एंगल APB इज मैक्सिमम। मतलब ये चाह रहा हूं मैं कि ये जो तुम्हारा एंगल बन रहा है से थीटा, तो इस थीटा को मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस थीटा को मुझे मैक्सिमाइज करना है। तो आइए बच्चों, इसमें क्या थॉट प्रोसेस होगा। अब जितने भी जागरूक बच्चे हैं जो यहां पर सब्जेक्ट सीखने आए हैं, ठीक, केवल वो नहीं कि आओ जरा हम देखें आके कि ये टीचर कैसा पढ़ाता है। ऐसे भी तो होते ना कि कुछ रिव्यू वाले एक्सपर्ट्स होते हैं जो आके एक एक टीचर का बस देख के रिव्यू देते हैं कि भाई ये कैसा पढ़ा रहा है। जितने भी सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो पॉज करें, अपना दिमाग खंगालें और सोचें कि मैं जहां भी पढ़ रहा था किसी भी प्लेटफॉर्म पर, क्या ये आर्टिकल उन्होंने पढ़ा? अगर नहीं पढ़ा है तो मैं अभी पढ़ाऊंगा, और पढ़ा है तो उसका क्या थॉट था उसको एक बार सोचें और फिर लाइव वापस आकर इसको देखना शुरू करें। तो जब मेरे को यहां पर वो पॉइंट ढूंढने को कहा गया कि सच दैट एंगल APB इज मैक्सिमम, तो अब देखिए बेटा ये स्ट्रेट लाइन और सर्किल का एमलगम शुरू हुआ, ठीक। तो वो कैसे आता है, मैंने कहा देखिए मैं आपको बताने की शुरुआत करता हूं कि आखिर उस पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या। मैं पहले बना देता हूं क्योंकि उसको बनाने में थोड़ा सा एफर्ट लगता है। जैसे 2 पॉइंट मान लीजिए आपको ये दिए गए थे, ये एक पॉइंट है मान लो A, ये एक पॉइंट है मान लो B, यहां बना देता हूं। और आपको इस लाइन पर वो पॉइंट लोकेट करना था सच दैट एंगल APB इज मैक्सिमम। तो हम बच्चों एक ऐसा सर्किल खींचते हैं जो A और B से पास हो और इस लाइन को टच करे। तो ये जिस भी पॉइंट पर बोलो टच करेगा, ये जिस भी पॉइंट पर टच करेगा, ये आपको कहीं परपेंडिकुलर तो नहीं लग रहा है ना, लगना भी नहीं चाहिए, टेढ़ी है। जिस भी पॉइंट पे टच करेगा यही वो पॉइंट P होगा जहां पर एंगल APB मैक्सिमम होगा। फिर से समझा देता हूं, एक लाइन दी हुई थी, 2 पॉइंट आपको दिए थे बोलो सेम साइड पर, आपसे कहता है इस लाइन पर वो पॉइंट लोकेट कीजिए सच दैट लाइन सेगमेंट AB सबटेंड्स मैक्सिमम एंगल एट दैट पॉइंट। तो मैंने कहा आपको करना क्या है, आपको एक ऐसा सर्किल खींचना है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो और इस लाइन को टच करे, इन दोनों पॉइंट से पास हो और इस लाइन को टच करे।
तो जिस भी पॉइंट पर बोलो वो टच कर रहा होगा वही वो पॉइंट होगा जहां पर ये एंगल मैक्सिमम होगा। अब कुछ बच्चे तुरंत कहते हैं कि सर मैं कैसे मान लूं आपकी बात। तो मैंने कहा, वैसे मैंने कहा था कि मैं इनका भी डेरिवेशन देखो कराता हूं, लेकिन मेरा फर्स्ट और सेकंड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इस थर्ड वाले केस में मेरा इंटरेस्ट है, तो वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। मैं कैसे मान लूं कि यही वो पॉइंट है जहां पर एंगल मैक्सिमम है। मैंने कहा तो आपने निश्चित रूप से बोलो एक मेथड सुना होगा, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड क्या होता है? मैं कह रहा हूं कि वो पॉइंट पी है, आपने कहा मैं नहीं मानता, तो आपके कहे अनुसार मैं किसी और पॉइंट पे मान लूंगा कि वहां पर एंगल मैक्सिमम बन रहा होगा, और फिर दिखा दूंगा कि आपने जो माना है वो मामला गड़बड़ है। तो मैंने कहा कि वो पॉइंट कौन है जहां पर एंगल मैक्सिमम बनेगा? पी। आपने कहा नहीं नहीं मैं नहीं मानता आपकी बात। मैंने कहा चलो अच्छा भाई मत मानो, आपके हिसाब से कहीं और होगा। तो मैंने कहा मान लेता हूं वो यहां होगा। मैंने आपके कहे अनुसार मान लिया कि वो यहां होगा। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि ये जो एंगल होगा ए क्यू बी, ये वाला जो एंगल होगा आपके अनुसार वो इस वाले एंगल से बड़ा होगा। अगर मैं इस एंगल को थोड़ी देर के लिए थीटा मान लूं और इस वाले एंगल को आप अगर अल्फा मान लो, तो आप ये कह रहे हो कि जो अल्फा होगा वो थीटा से बड़ा होगा। मैंने कहा आइए मैं ये बात आपको कन्विंस कर देता हूं कि 100% जो अल्फा होगा वो थीटा से छोटा ही होगा। बच्चों ने कहा कैसे? मैंने कहा देखो, अगर मैं ये जो तुम्हारा इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पर इस लाइन के साथ आ रहा है, अगर मैं बी को इससे ऐसे ज्वाइन कर दूं बच्चों, अगर मैं बी को इससे ज्वाइन कर दूं और इसका नाम मान लो मैं थोड़ी देर के लिए रख देता हूं आर, तो मेरी एक बात समझना कि जो एंगल ए पी बी है और जो एंगल ए आर बी है ये बोलो बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? अरे सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल है ना, ये इनडायरेक्टली आपकी बोलो एक कॉर्ड ही तो बन गई। ये बोलिए आपके इस सर्किल की एक कॉर्ड बन गई ए बी, और ये ए बी इस सेगमेंट में एक एंगल बना रही है बोलो ए पी बी, और एक एंगल बोलो ये बना रही है ए आर बी, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। और अब देखो ये जो तुम्हें ये एक ट्राइंगल दिख रहा है, ये ट्राइंगल ए ट्राइंगल क्या है? बी आर क्यू। इस बी आर क्यू का ये देखो थीटा जो है वो एक्सटर्नल एंगल है। ये जो थीटा है वो इस ट्राइंगल का एक्सटर्नल एंगल है, और किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटर्नल एंगल होता है वो सामने वाले दो इंटरनल एंगल के सम के बराबर होता है। मतलब यहाँ पर जो थीटा होगा वो 100% अल्फा कुछ ये एंगल बोलो फाई होगा, और ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो फाई है वो ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब तय हो गया कि जो आपका अल्फा है वो 100% थीटा से छोटा है। जबकि आप ये कह रहे थे कि मैं इस समय ये मान रहा हूं कि अल्फा जो है वो थीटा से बड़ा है, तो ऐसा तो बोलो नहीं हो पाया। और मैं कह रहा हूं तुम कहीं और भी लेते, तुम अगर यहां भी लेते तब भी तुम इसको और इसको ज्वाइन करते, तो मैं इसको जब ऐसे करके ज्वाइन करता तो फिर ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाता, और ये एंगल फिर इसका एक्सटर्नल एंगल बन जाता। इसका मतलब जब तक ये बाहर ट्राइंगल बनता रहेगा तब तक बोलो मेरा काम नहीं चलेगा। तो इसका मतलब मैं यही चाहता हूं कि इस पॉइंट को यहां से हिलने ना दूं, क्योंकि अगर मैंने यहां से इसको हिला दिया तो खट से एंगल जो है वो कम ही होगा। इसका मतलब यही वो पॉइंट P है, डिजायर्ड पॉइंट, जहां पर हमारा एंगल मैक्सिमम बन रहा होगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सारे बच्चे मेरी इस बात से सहमत हैं, और अगर वो सहमत हैं और अगर वो ये आर्टिकल उनको एक नया मिला है, अनोखा मिला है, तो मेरे को कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताएं
कि ये आपको न्यू मिला है या रूटीनल मिला है, क्योंकि मैंने अभी तक जहाँ तक अनुभव किया है बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो इस बात को पहले से जानते थे। तो मैं इसलिए आपके सामने लेके आया क्योंकि ये निश्चित रूप से देखिएगा बहुत जल्दी यूटिलाइज होने वाला है। ये तो मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया आपको। अब इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे ये भी बच्चों हमें सीखना होगा, क्योंकि किताबी ज्ञान तो चलो ठीक है कि बच्चों ने समझ लिया, अच्छा एक लाइन दी है, 2 पॉइंट दिए हैं, एक ऐसा सर्किल बनाओ जो इन दोनों से पास हो और इस लाइन को टच करे, तो जहां पर भी ये सर्किल टच करेगा वही वो पॉइंट होगा। मैंने कहा ये किताबी ज्ञान तो हो गया, लेकिन मैं डाटा के साथ जब दे दूंगा और कहूंगा निकालो, तब कैसे करेंगे वो भी मुझे सीखना है। और एक बात, अभी इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको समझनी होंगी। मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मेरे साथ देखिएगा। देखें, जैसे ये एक लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, मैं दूसरे उस पे चला जाता हूं। जैसे ये मान लीजिए एक लाइन है और ये मान लीजिए कोई एक लाइन सेगमेंट बन गया ए और बी। तो मैं पहले आपसे ये पूछूं कि अच्छा आप ये बताओ मुझे, अगर मैं यहां इनफाइनाइट पर आ जाता हूं तो ये लाइन सेगमेंट यहां इनफाइनाइट पर क्या एंगल सबटेंड करेगा? तो आप सोचो, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे वैसे वैसे एंगल लगातार छोटा होता चला जाएगा। इसका मतलब जब मैं यहां कहीं पहुंच रहा होऊंगा उस समय ये लाइन सेगमेंट ए बी जो है वो हमें इस पॉइंट पर इनफाइनाइट पर क्या एंगल सबटेंड करेगी? तो मैंने कहा वो लगभग लगभग बोलो 0% सबटेंड करेगी। बोलो डन है? अच्छा बताओ बच्चों, अगर मैं इधर बात करूं माइनस इनफाइनाइट पर, तो ये लाइन सेगमेंट यहां माइनस इनफाइनाइट पर क्या एंगल सबटेंड करेगी? सोचो। अरे अभी तो ये एंगल लगातार बोलो छोटा ही होता चला जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी बोलो ये एंगल 0 ही सबटेंड होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि हाँ सर बस सही बात तो है। अभी आपने ऐसे करके देखिए एक सर्किल बनवाया था और जहां पर उसने टच किया था इसका नाम आपने पी रखा था। तो देखिए यहां पर एंगल क्या है? 0। यहां पर एंगल क्या बना था? मैक्सिमम। और यहां पर भी 0। इसका मतलब अगर आप इसके एंगल के वेरिएशन को महसूस करें तो यहां पर एंगल 0 है, फिर वो लगातार बढ़ते बढ़ते यहां पीक पर जाएगा और फिर 0 हो जाएगा। ऐसा सोचते हैं। मैंने कहा अच्छा एक बात और सोचो तुम, क्या इस लाइन पर यहां पर एंगल क्या बन रहा है? 0। यहां पर एंगल क्या बन रहा है? 0। क्या इस लाइन पर और कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पर ए बी 0 एंगल ही सबटेंड कर रहा हो? थोड़ा सा सोचो, क्या इस लाइन पर ऐसा कोई और पॉइंट होगा जहां पर ए बी 0 एंगल ही सबटेंड कर रहा हो? तो बच्चे जब देखते हैं तो कहते हैं हाँ सर, अगर मैं इसको सीधे ऐसे मिला दूं तो देखो ये भी वो पॉइंट है जहां पर ए बी 0 एंगल सबटेंड कर रहा है। तो यहां एंगल कितना? 0। यहां 0। यहां 0। और एक बात बताऊं, ये तो एब्सल्यूट 0 है, जबकि ये 0 और ये 0 तो टेंडिंग टू 0 है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एंगल लगातार छोटा होता जाएगा, पर वो एग्जैक्ट 0 नहीं हो पाएगा, वो टेंडिंग टू 0 हो पाएगा। इसका मतलब हो क्या रहा है? यहां एंगल कितना? 0। यहां भी कितना? 0। इसका मतलब अगर मैं इसके वेरिएशन को महसूस करने की कोशिश करूं तो यहां पर जो एंगल है वो टेंडिंग टू 0 है। इसके बाद एंगल क्या होगा? बढ़ेगा, लेकिन लगातार बढ़ता नहीं चला जाएगा। यहां से कुछ देर बढ़ेगा लेकिन यहां फिर क्या हो गया? 0। फिर इस 0 के बाद बोलो बढ़ना शुरू होगा, बोलो पी तक, और फिर बोलो डिक्रीज करेगा। मतलब अगर मैं उसके एंगल का वेरिएशन कराने की
कोशिश करूं तो जो मेरी फील है वो बोलो ये है कि अगर मैं उस बनने वाले एंगल का वेरिएशन बनाऊं तो यहां पर बोलो एंगल 0, फिर यहां पर बोलो कहीं मैक्सिमम बना होगा, फिर इसके बाद गिरकर 0 आ गया होगा यहां पर, फिर इसके बाद ये उठकर P पर बोलो मैक्स बना होगा और फिर 0 हो गया होगा। तो यहां से मैं देखो बच्चों को फिर ये कन्विंस करने की कोशिश करता हूं कि इसका मतलब यहां पर दो ऐसे पॉइंट हैं जहां पर एंगल मैक्सिमम बन रहा होगा। 12th वाले बच्चे जिन्होंने निश्चित रूप से ये नाम सुना होगा, एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। एक होता है लोकल मैक्सिमा, एक होता है ग्लोबल मैक्सिमा। इसका मतलब ये वाला पॉइंट इसका लोकल मैक्सिमा, ये भी इसका लोकल मैक्सिमा। लेकिन मैंने वो पॉइंट पूछा है जहां पर एंगल सबसे बड़ा हो, मतलब मुझे इन दोनों का भी तुलनात्मक अध्ययन करके ये कन्फर्म करना होगा कि इन दोनों में वो कौन सा पॉइंट है जहां पर एंगल बड़ा बन रहा होगा। अब कुछ बच्चे सोचते हैं सर ये 2 पॉइंट क्यों आ गए। मैंने कहा बेटा 2 तो आने ही आने थे। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि अगर तुम्हें इस लाइन पर वो पॉइंट पता करना हो P जहां पर एंगल मैक्सिमम सबटेंड हो तो आप एक सर्किल ड्रॉ करें और वो ऐसा सर्किल हो जो A और B से पास हो और इस लाइन को बोलो टच करे। तो आपने एक ऐसा सर्किल बनाया जो A और B से पास हुआ और उसने P को टच किया। तो मैंने कहा, अब ये सर्किल बनता नहीं है मेरे से जल्दी, तो मैंने कहा कि ऐसा एक सर्किल तो और बना सकता हूं मैं, ऐसा एक सर्किल तो मैं और बना सकता हूं। इसको क्या करूं, कैसे करूं कि ये इन दोनों से पास भी हो जाए। मैं ऐसा एक सर्किल और भी बना सकता हूं जो A और B से पास हो और इस लाइन को टच भी करे। फील करो बच्चों, अब महसूस कर जाओ, इतने से काम चला लो भाई। इसका मतलब मैंने एक सर्किल ऐसा और बनाया जो इन दोनों से पास हो रहा है और अभी भी वो जो है वो इस लाइन को बोलो टच कर रहा है और उस पॉइंट का नाम मान लो मैंने यहां रख दिया P डैश। इसका मतलब यही वो दूसरा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है जहां पर एंगल मैक्सिमम सबटेंड हो रहा होगा। तो अब मुझे इन दोनों का, भाई आप खुद देखो ना, मैंने आपसे कहा इन दोनों से पास होता हुआ वो सर्किल बनाओ जो इसको टच करे, तो ऐसे तो 2 सर्किल बनेंगे ना, एक इस साइड से और एक इस साइड से, और ये दोनों ही तुम्हारे इनडायरेक्टली लोकल मैक्सिमा होंगे। ये दोनों डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोकल मैक्सिमा होंगे। लेकिन मेरे को तो वो पॉइंट चाहिए जहां ओवरऑल मैक्सिमम हो, तो मुझे अब इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना पड़ेगा और फिर देखना होगा वो कौन सा पॉइंट है जहां पर एंगल मैक्सिमम बन रहा है। तो वो कैसे पता करें बच्चों। मैंने कहा देखो मैं उसकी भी बात आपको बताने की कोशिश करता हूं। मैंने कहा एक बात देखो, अगर मेरे को वो सर्किल बनाना है और अब ये देखने की कोशिश करनी है, मेरे को अब ये देखने की कोशिश करनी है कि कौन सा एंगल बड़ा कौन सा छोटा। तो मैं एक बात कह रहा हूं, जिसकी रेडियस छोटी, ध्यान से सुनना मेरी बात, मतलब जिसकी रेडियस छोटी उसका एंगल बड़ा। 2 सर्किल खींचेंगे, एक सर्किल इधर की ओर खींचेगा, एक सर्किल इधर की ओर खींचेगा, जिसकी रेडियस छोटी उसका एंगल बड़ा। कहते हैं कैसे, मैंने कहा ऐसे देख लो भाई,
भाई ये एंगल अगर मान लो तुम्हारा थीटा है, मान लो ये एंगल थीटा है, तो सेंटर पर जो एंगल बन रहा होगा, अगर ये थीटा तो बोलो सेंटर पे बनने वाला एंगल बोलो 2 थीटा होगा, सेंटर पे बनने वाला एंगल 2 थीटा होगा। और अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर गिरा दूं तो ये एंगल होगा थीटा। और ये जो कॉर्ड तुम्हें दिख रही है ए बी, अरे ए बी की लेंथ तो फिक्स है ना, क्योंकि 2 पॉइंट तो गिवन ही थे। इसका मतलब ये लेंथ फिक्स है, मान लेता हूं 12, तो ये बोलो आधी हो गई एल। और अगर मैं यहां से खड़े होकर साइन थीटा लगा दूं तो बताओ साइन थीटा क्या आएगा, एल अपॉन इस सर्किल की रेडियस बोलो आर, और एल तो बोलो फिक्स है। इसका मतलब इनडायरेक्टली आप देखो तो थीटा और आर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए। रेडियस जितनी छोटी एंगल उतना बड़ा। तो इसका मतलब ये जो दो सर्किल तुम्हारे बन रहे होंगे, मुझे इन दोनों सर्किल में जिसकी रेडियस छोटी होगी वो लेना होगा। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किसकी रेडियस छोटी किसकी रेडियस बड़ी? तो ग्राफिकली तो देखो बच्चे ये बात समझ जाते हैं कि सर अगर आपने लाइन सेगमेंट ऐसे दी तो इधर जो सर्किल बन रहा होगा उसकी रेडियस छोटी होगी, इधर वाले की बड़ी होगी। और अगर आपने लाइन सेगमेंट ऐसे बना दी होगी तो इधर वाले की छोटी होगी, इधर वाले की बड़ी होगी। मैंने कहा बात तो आपकी सही है। तो आप इंक्लिनेशन से ये अंदाज़ा तो लगा सकते हो क्या, जैसे ये लाइन है और अगर लाइन सेगमेंट ऐसे हुई तो इसका मतलब इधर वाला जो पॉइंट आ रहा होगा वो बोलो हमारे लिए मैक्सिमम एंगल वाला होगा, मतलब स्मॉलर रेडियस वाला होगा। और अगर वो ऐसे हुआ तो इधर वाला होगा। यहाँ तक की बातें मुझे पता है कि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गई हैं, लेकिन मुझे आपके द्वारा ये बात पता लगे उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स पर भले एक विद्यार्थी को इस एक लेक्चर में 3-3 4-4 बार कमेंट करना पड़े, लेकिन जिस जगह मुझे आपकी आवश्यकता है उस जगह आप ये काम करें। तो जितने लोग भी यहाँ तक कंफर्टेबल हैं, पिछली बार आपने केवल थैंक्स डाला था या आपने थम्स अप किया था, इस बार आप केवल ये डाल दें कंफर्टेबल। अगर आप कंफर्टेबल लिखेंगे तो कंफर्टेबल्स की संख्या से मेरे को ये पता लग जाएगा कि जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़ते हैं वो मेरी बात को समझ पा रहे हैं। किताबी ज्ञान तो हो गया, अब मुद्दा ये है करेंगे कैसे। मतलब अगर मैं मान लीजिए इस पे आपको एक डाटा बना, अच्छा इसमें एक बात और बता देता हूँ। कुछ बच्चे ये कहते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको 3 केस पढ़ाए एक एक करके, एक केस ये वाला पढ़ाया, बच्चे कहते हैं सर आपने इसमें 2 केस बनाए थे कि दोनों पॉइंट अपोजिट साइड पर, फिर सेम साइड पर, यहाँ पे भी सेम अपोजिट, यहाँ पर आप एक ही आर्टिकल हमको इतनी देर से पढ़ा रहे हो कि ये दोनों पॉइंट सेम साइड पर हों, ये दोनों। और अगर मान लीजिए कहीं दोनों पॉइंट अपोजिट हुए तो मैंने कहा फिर तो सवाल में कोई दम ही नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर मान लो 2 पॉइंट अपोजिट साइड पर हुए और मुझसे कहता है कि इस पर वो पॉइंट बताओ जहां एंगल मैक्सिमम, तो वो तो सीधे यही आएगा। कहते हैं कैसे? मैंने कहा अरे ऐसे ही दिख रहा है यार, ये देखो एंगल इतना बनाया, फिर मैं आगे लाऊंगा तो एंगल धीरे धीरे बोलो बढ़ता हुआ ही तो दिख रहा है। और इसका मतलब जब यहां पहुंच जाओगे तब तुम्हारा जो एंगल होगा बोलो वो हो जाएगा पाई, और फिर इसके बाद छोटा होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब इस सवाल में तो कोई दम बचेगा ही नहीं। अगर 2 पॉइंट अपोजिट साइड पर हुए तब तो आप सीधे ज्वाइन करो और यही वो डिजायर्ड पॉइंट आपका पी होगा। तो इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो मुद्दे की बात वो आएगी कि जब 2 पॉइंट सेम साइड पर हों और फिर मुझे वो पॉइंट पता करना हो। तो मैं अगर डाटा के साथ आपको देना शुरू करूं तो मान लीजिए मैंने एक लाइन, देखो बच्चों मैं आगे सवाल तो लाया हूं, लेकिन जो मैं कॉन्सेप्ट समझाता हूं उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए ऐसे ही जनरल डाटा लिखता हूं कि बच्चों को ये ना लगे कि इन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल उठाया जिसमें डाटा ऐसा होगा कि जो काम कर जाए। इसलिए मैं जनरल कुछ भी लिख देता हूं, जैसे मैंने लिखा 3x + 4y + 5 = 0
और 2 पॉइंट मान लो मैंने आपको दे दिए 1,1 और एक मान लो ऐसे ही लिख देता हूँ 2,0 और मैंने ये एश्योर कर लिया कि ये दोनों पॉइंट जो हों वो सेम साइड पर ही हों। कैसे एश्योर किया? अगर मैं 1,1 रख रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है और 2,0 रख रहा हूँ तो पॉजिटिव आ रहा है। और सवाल मैंने पूछा कि चलो वो पॉइंट P बताओ जहां पर एंगल APB मैक्स हो। तो अब बताओ वो कैसे निकालेंगे? अब मुझे किताबी ज्ञान नहीं, मैथमेटिकल तरीका चाहिए। तो आप तुरंत यहाँ पर वीडियो को पॉज करें और जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं उन विचारों को लाकर अपना प्रोसेस तैयार करें। ठीक? और फिर हमारे साथ आप लाइव जुड़ जाइएगा जब आपको लगे कि हाँ आपने बेस्ट सोच लिया। क्योंकि अगर बहुत ही रूटीनल तरीके से इसको बताया जाए तो शायद आप लोगों के मन में आएगा कि सर वही पॉइंट तो आपको निकालना है कि आप एक सर्किल बनाएं जो ए और बी से पास हो और इस लाइन को टच करे। आप एक ऐसा सर्किल निकालें जो ए और बी से पास हो और इस लाइन को टच करे। जो 12th वाले बच्चे होते हैं वो तो इसमें कहो मैक्सिमा मिनिमा भी लगाने लगे कि सर मैं इस पॉइंट को कुछ मान लेता हूँ अल्फा क्वामा -3 अल्फा -5/4 और फिर हम इसका स्लोप निकालें, इसका स्लोप निकालें, फिर इनके बीच का एंगल निकले tan थीटा, m1 - m2/1 + m1 m2 वो आएगा सारा अल्फ़ा के टर्म्स में। फिर हम उसको डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट करके उसको मैक्सिमाइज करें। मैंने कहा देखो बेटा जवान हिलाने में तो कुछ जाता नहीं कि लेट दिस पॉइंट बी दिस और फिर इसका स्लोप निकाल लिया y2 - y1 x2 - x1 यहाँ से और फिर m1 - m2/1 + m1 m2 निकाला। ये एक एक्सप्रेशन आ गया अल्फ़ा के टर्म्स में। फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके हम मैक्सिमाइजेशन मिनिमाइजेशन लगाने लगे। और मैं इस सवाल की गारंटी ये ले रहा हूं कि भाई IIT मेंस हो या एडवांस हो, मेंस में आपको एक सवाल करने के लिए लगभग 2-2.25 मिनट मिलते हैं और एडवांस में आ जाते हैं तो लगभग 3.25-3.5 मिनट मिलते हैं। 16 सवाल आते हैं, 16×3 = 48। और ये सवाल है जो कि मेंस में भी आ सकता है और एडवांस में भी आ सकता है। तो जिसको प्रॉपर मेथड का अंदाजा होगा वो तो इस सवाल को भाई कर लेगा आराम से 3 मिनट 3.5 मिनट। और नहीं तो केवल ख्याली पुलाव वाले तो इसको हो सकता है 10-10 15-15 मिनट में भी ना कर पाए। जबकि मैंने आपको इसका पूरा थॉट प्रोसेस बता दिया कि वो पॉइंट कौन होगा, लेकिन तब भी उसको मैथमेटिकली निकालना कोई साधारण काम नहीं हो पाएगा। एक तरीका बच्चे ये कह देते हैं, मैंने कहा यूजलेस। दूसरा जो थोड़ा सा सर्किल में जिनका हाथ साफ होता है, जिन्होंने फैमिली ऑफ सर्किल पढ़ा होता है, तो वो कहते हैं कि मेरे को वो सर्किल निकालना है जो इन 2 पॉइंट से पास हो। सहमत हैं? और फिर इसको टच करे। तो अब मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज भी करा देता हूं, ये भी आपके काम आएगा कि अगर 2 पॉइंट दिए हैं आपको x1, y1, x2, y2, इन 2 पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इसको हम लोग कहते हैं फैमिली ऑफ सर्किल। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्किल की फैमिली अगर मुझे लिखनी हो तो क्या होता है? मैं रिवाइज करा रहा हूं, s + λl। ये s + λl क्या है? मान लो एक सर्किल दिया है S, एक लाइन दी है L, इस लाइन ने इस सर्किल को 2 बार काटा। इन दोनों पॉइंट से कितने सर्किल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो अगर मुझे इस इनफाइनाइट सर्किल की इक्वेशन लिखनी हो तो हम लिखते हैं s + λl, जहां लैम्डा हमारा पैरामीटर होता है जो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो चलिए,
तो अगर मुझे इन दो पॉइंट से पास होने वाले फैमिली की इक्वेशन चाहिए तो हम क्या लिखते हैं, इनसे पास होने वाले पहले लाइन की इक्वेशन निकाल लेना, x1 y1 और x2 y2 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकाल लेना। फिर इन दोनों पॉइंट से पास होने वाला कोई एक सर्किल लिख लो। तो 100% आपने डाईमीट्रिक फॉर्म तो बोलो पढ़ा ही होगा, वो हमारे लिए सर्किल का काम करने लगेगा। और फिर मैं लगा दूंगा s प्लस लैम्डा एल। तो बच्चे बताते हैं x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन की इक्वेशन हम निकाल चुके होते हैं। और फिर ये हमारे लिए उस फैमिली की इक्वेशन हो जाती है। दो पॉइंट से हमने डायमीट्रिक फॉर्म लिखा, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। ये हमारा बोलो सर्किल हो गया फैमिली। तो बच्चे यही कहते हैं कि सर ये देखिए दो पॉइंट दिए हैं, आप पहले इन दोनों से मिलाने वाले लाइन की इक्वेशन लिखो। तो जब मेरे पास डाटा होगा तो मैं इक्वेशन निकाल भी लूँगा। तो मैंने लिखा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस 1, मतलब माइनस y प्लस 1 बराबर x। तो ये x प्लस वाई बराबर 2, ये इक्वेशन आ गई। तो बच्चे कहते हैं सर्किल की इक्वेशन लिख लेता हूँ, क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 0 वाई माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स एल एक्स प्लस वाई माइनस 2 बराबर 0। ठीक, कहते हैं अब इस सर्किल को, इस लाइन को टच करवाना है। अब ये जो सर्किल है वो इस लाइन को क्या करे, टच। तो अगर ये लाइन इस सर्किल को टच करना चाहती है तो इसके सेंटर से इस पर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी वो इसकी रेडियस के बराबर होगी। तो अब मैं पहले इस सर्किल का सेंटर निकालूं, रेडियस निकालूं। मैंने कहा देखो ये मेथड बता जरूर रहा हूं लेकिन ये भी बेटा बहुत लेंदी है। देखो क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई माइनस 2 लैम्डा बराबर 0। तो सर्किल क्या बना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर एक्स के साथ आ गया लैम्डा माइनस 3, फिर वाई के साथ आ गया लैम्डा माइनस 1, और फिर कांस्टेंट क्या बचा, ये 2 और ये 2, 2 माइनस 2 लैम्डा। अब मैं इसका सेंटर निकालूं तो इसका सेंटर बोलो निकल के आया 3 माइनस लैम्डा अपॉन 2 और 1 माइनस लैम्डा अपॉन 2। अरे माइनस जी माइनस एफ ही तो होता है, तो माइनस टाइम्स एक्स का कोफिशिएंट अपॉन 2 और रेडियस अगर निकालूं तो वो आएगी अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो माइनस 2 प्लस 2 लैम्डा। अब मैं इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूं और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इस रेडियस के बराबर कर दूं, तब मेरे को लैम्डा में एक क्वाड्रेटिक मिलेगी और वहां से हमें लैम्डा की दो वैल्यू मिलेंगी। एक लैम्डा की वैल्यू के लिए इधर वाला सर्किल और एक के लिए इधर वाला सर्किल बोलो आ जाएगा। मेरी अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं इससे इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के बराबर करके सॉल्व करूं। मना नहीं कर रहा, हो तो जाएगा ही, पर ये मेरा मकसद नहीं होगा। अच्छा एक बात और, अगर तुमने लैम्डा निकाल भी लिया, लैम्डा निकालने के बाद यहाँ पुट भी कर दोगे तो तुम्हें कौन मिला, सर्किल मिला। लेकिन मेरे को तो ये पॉइंट चाहिए था ना, मेरे को तो ये पॉइंट चाहिए। तो अभी तो सर्किल मिला है, फिर तुम कहो कि उस सर्किल को इस लाइन के साथ
सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको P मिल जाएगा। फिर मैं कहूँगा कि अच्छा 2 सर्किल मिले हैं, और अगर 2 सर्किल मिले हैं तो फिर 2 पॉइंट मिलेंगे, और अगर 2 पॉइंट मिले तो फिर बाद में चेक भी करना है कि कौन सा मैक्सिमम वाला होगा, कौन सा स्मॉल वाला होगा। तो मैंने कहा ये भी हमारे लिए जवान हिलाऊ मेथड है कि पहले आप फैमिली ऑफ सर्किल लिख लो, फिर उसके सेंटर से लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर कर दो, लैम्डा में क्वाड्रेटिक निकालो, लैम्डा की 2 वैल्यू आएंगी, 2 सर्किल मिलेंगे। मैंने कहा हो तो इससे भी नहीं पाएगा भाई, मतलब ईगो पे मत ले लेना कि कैसे नहीं हो पाएगा, जुट जाओगे। समय बाउंडेशन के साथ कह रहा हूं कि ये सवाल तुम्हारा ऐसे तो हो सकता है 10 मिनट का टाइम ले ले। फिर आप और खंगालो कि आखिर फिर मेरा यहां पर मकसद क्या है। मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूं और बाकी चीजें हटाता हूं। तो आखिर मेरा यहां पर मकसद क्या है कि ये सवाल आपका कुछ देर में ही हो जाए। तो चलिए मैं आपके साथ उसको शेयर करता हुआ चलता हूं कि कैसे करेंगे। इसलिए मेरा एक बार जब मैंने लास्ट टर्न पे मैं आपको स्ट्रेट लाइन के कई सारे आर्टिकल बता रहा था, ऐसे मेरा पैसे से भी मन था कि मैं सर्किल के भी वो सारे आर्टिकल जो पेनफुल हो सकते हैं वो बता डालूं, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसा लगा कि इतना थ्योरी क्यों बता रहे हैं, तो फिर मैंने उस बात को कम कर दिया। एक ही 2 आर्टिकल जो वास्तविक टफ होंगे वो बताकर फिर सवाल कराएंगे। तो अब समझिए बच्चों, आप लोगों ने निश्चित रूप से सर्किल के अंदर पावर ऑफ अ पॉइंट नामक आर्टिकल जरूर पढ़ा होगा। पावर ऑफ अ पॉइंट, आखिर ये पावर ऑफ अ पॉइंट क्या होता है कि अगर कोई सर्किल दिया है s बराबर 0, कोई पॉइंट आपको दिया है P, इस पॉइंट से इस सर्किल पर मैं इनफाइनाइटली मैनी कॉर्ड्स और बोलो 2 टेंजेंट खींच सकता हूं। इस टेंजेंट ने इसको काटा, टच किया T1 पे, इसको T2 पे, इसके नाम रखे गए AB, इसका नाम रखा गया CD, इसका नाम रखा गया बोलो EF। तो क्या होता है, PA इंटू PB बराबर PC इंटू PD, याद आ रहा होगा, PC इंटू PD, जो फाइनली बाद में PT1 स्क्वायर के बराबर होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पावर ऑफ अ पॉइंट, और ये आर्टिकल हमारा इस सवाल को करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। कैसे, मैंने कहा देखो इस सवाल पे लगाने जा रहा हूं, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, डन। हम लोग क्या क्या कर चुके हैं जरा समझ लो। ये एक मैंने सर्किल खींच लिया, ये इसकी एक क्या बन गई, कॉर्ड, और ये पॉइंट P। अगर मैं इसको ऐसे करके आगे बढ़ा दूं तो ये लाइन आगे बढ़ के बोलो इस लाइन को कहीं तो काटेगी। तो क्या हम ये पॉइंट पता कर सकते हैं? हाँ, क्योंकि इस लाइन की इक्वेशन तो बोलो मैंने निकाली ही थी, x प्लस वाई बराबर 2, और ये जो पॉइंट होगा वो इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। तो मैं कर ही देता हूं। तो ये x प्लस वाई लिखा है, तो मैंने नीचे लिखा 3x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, और अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये कटा, तो y बोलो निकल कर आ गया कितना, -11। y कितना निकल के आ गया, -11, और y अगर है -11 तो -44, 39x आ गया बोलो तुम्हारा 13। इसका मतलब इस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट हो गए मेरे 13, -11। अब ये ध्यान से देखो, एक कौन है सीकेंट, ये कौन है टेंजेंट, मतलब आपके हिसाब से QA इंटू QB जो होगा वो QP स्क्वायर के बराबर होगा। तो क्या हमें QA पता, QB पता? हाँ, Q पता, B पता, A पता, तो ये डिस्टेंसेस तो निकल ही जाएंगी। तो QA क्या निकल के आएगा, 13 - 2 मतलब 11, 11 का स्क्वायर, और ये भी 11 का स्क्वायर, तो बेसिकली वो बन गया 11√2, वो बन गया
11√2 इंटू क्यू बी अगर मैं निकालूं तो ये हो गया 13 माइनस 1 12 और वो हो गया 12√2। तो ये आ गया क्यूपी स्क्वायर। तो ध्यान से देखो क्यूपी क्या निकल के आया, √11 इंटू 12 इंटू 2। यहां तक सहमत? मतलब ये लेंथ बोलो मुझे पता लग गई बच्चों, 11 इंटू 12 और √2 बोलो हो गया हमारा 2, उसका √। अब याद कीजिए मैंने लास्ट टर्न पे आपको पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट्स और सिमेट्रिक फॉर्म भी बताया था, और ये बात कही थी कि अगर किसी भी सवाल में पॉइंट पर कंसंट्रेट करे या दूरी पर कंसंट्रेट करे तो समझ लो कि ये बेटा पैरामीट्रिक का सवाल है। अब ध्यान से देखो, मेरे को इस पॉइंट से इतनी दूरी पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए। समझ में आ रही है बात? ए लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट x1, y1 हैविंग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा, और इससे r की दूरी पर अगर मुझे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चाहिए तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस आर कॉस थीटा, y1 प्लस आर साइन थीटा। तो ये पॉइंट देखो हमें पता, ये दूरी पता, बच्चे कहते हैं थीटा। अरे मैंने कहा ये लाइन जो दिख रही है इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है -3/4। इसका मतलब जो साइन थीटा होगा और कॉस थीटा होगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, साइन थीटा 3/5, कॉस थीटा -4/5। फिर समझा देता हूं, देखो टेन थीटा अगर निगेटिव है तो थीटा होगा सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, साइन होता है पॉजिटिव। तो अगर मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना चाहूं तो वो क्या होंगे, 13 और ये आ गया बोलो प्लस माइनस, आर की जगह लिख दिया √11 12 2 x1 प्लस माइनस आर कॉस थीटा, वो हो गया -4/5, और क्वामा दूसरे कोऑर्डिनेट आएंगे -11 प्लस माइनस √11 12 2 इंटू 3/5। अब ये ध्यान रखना, ये प्लस माइनस कोई 4 केस नहीं है, ये 2 केस हैं, प्लस प्लस साथ में, माइनस माइनस साथ में। इसका मतलब एक पॉइंट इधर और एक पॉइंट आपको इधर मिल गया, जिसको मैंने कह दिया P डैश। तो देखिए मेरे को दोनों पॉइंट मिल गए। तो बच्चे कहते हैं ठीक है सर, आपने 2 पॉइंट तो निकाल लिए, पर अब ये कैसे पता करें कि इसमें कौन सा हमारे काम का है, मतलब कहाँ पर एंगल ज़्यादा बन रहा होगा। मैंने कहा उसका भी देखो लॉजिक बता देता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल है, और उसमें मेरे को एक्चुअली में एक आर्टिकल की और आवश्यकता पड़ेगी, जो हो जाएगा थोड़ा सा वेक्टर। अगर मुझे कभी भी 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालना हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, क्योंकि वो चाहे 11th का बच्चा हो चाहे 12th का बच्चा हो, इतनी फिजिक्स तो बोलो उसने पढ़ी ही होती है कि अगर 2 वेक्टर होते हैं A और B तो उनका डॉट प्रोडक्ट होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा, और अगर मुझे थीटा निकालना हो तो वो होगा कॉस इनवर्स A डॉट B अपॉन मॉड A मॉड B, अगर एंगल प्रॉपर निकालना हो। अगर मेरे को केवल ये पता करना हो कि वो एंगल एक्यूट है या वो एंगल ऑब्ट्यूस है, तो हम केवल इतना करते हैं कि A डॉट B निकाल लो। अगर A डॉट B पॉजिटिव तो एंगल एक्यूट, और अगर A डॉट B निगेटिव तो एंगल ऑब्ट्यूस। ठीक है, अब मैं उस चीज का देखो यहां पर इस्तेमाल करने जा रहा हूं। भाई 2 बनेंगे, ये 2 पॉइंट तुम्हारे हो गए, अब 2 बनेंगे, एक इधर की ओर बन रहा है एक इधर की ओर। तो मैंने अभी जब आपको थोड़ी देर पहले ये वाली बात बार बार पूछी थी कि लाइन ऐसे तो बोलो इधर की ओर बनेगा, और लाइन ऐसे तो इधर की ओर बनेगा। मतलब जिस तरफ से एंगल एक्यूट होगा उस तरफ का ही तो बोलो मेरा पॉइंट काम करेगा। फिर समझाता हूं, जैसे ये लाइन है और ये लाइन सेगमेंट है, तो 2 सर्किल मिलेंगे, जब मैं इसको ऐसे आगे बढ़ाऊं तो जिस तरफ का एंगल क्या होगा एक्यूट,
उसी तरफ का जो पॉइंट होगा वही बोलो मेरा आंसर होगा। तो इसका मतलब मेरे को वो पॉइंट ढूंढ कर निकालना है P जो इस लाइन सेगमेंट के साथ ये एक्यूट एंगल बनाए। तो मैं अब कैसे प्लान करूंगा, मुझे नहीं पता कि वो किस तरफ वाला है या कौन है। तो मेरा प्लान क्या है भाई, ये दो पॉइंट तो तुम्हें पता ही है ना, ये A और B। तो तुम ये वेक्टर निकाल लो पहले, A और B। और ये पॉइंट तो तुमको पता ही था ना, क्यू तो मिल ही चुका ना तुमको, क्यू तो बोलो हम लोग निकाल ही चुके थे पॉइंट। और फिर तुम कोई भी एक पॉइंट पकड़ लो P, तुम्हारे पास दो आए, तुम कोई भी एक पकड़ के ये वेक्टर निकाल लेना। मतलब एक वेक्टर तुम ले लेना, कौन सा, ए बी। एक वेक्टर क्या ले लेना, फिर से बोल देता हूं, एक वेक्टर ले लेना ए बी और एक वेक्टर ले लेना क्यू पी। ठीक है ना, मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूं, तो इसको मैं बी ए लिख देता हूं। इनफैक्ट एक मैं ले लूंगा क्या, बी ए, नाम रख रखा है ना मैंने, तो बी ए। और एक मैं ले लूंगा बच्चों कौन, क्यूपी। फिर से डिसाइड कर लो, क्या तुम्हें ए पता है, हाँ दिया हुआ था, बी पता है, हाँ, इसका मतलब ये वेक्टर मुझे पता है। क्या तुम्हें क्यू पता है, हाँ निकाल चुके थे बोलो, पर ये इंटरसेक्शन पॉइंट से। और क्या तुम्हारे पास पी पता है, हाँ दो है पी, कोई एक ले लेना और अब इन वेक्टर का कर देना डॉट। अगर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया तो यही वो पॉइंट P मेरा डिजायर्ड पॉइंट होगा। लेकिन अगर मान लो ये निगेटिव आ गया, इसका मतलब जो P तुमने ले लिया है वो तुम्हारे काम का नहीं है, तो उसको स्किप कर देना और दूसरा वाला ले लेना P डैश। तो ये मेरे हिसाब से बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें बोलो हम लोगों ने, फैमिली ऑफ सर्किल, पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट, वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिव्यू कर ली हैं। तो इस आर्टिकल को एक बार आप अच्छे से दोहराइएगा। और मैं आज का जो पहला सवाल भी लेके आया हूँ वो देखो इसी पर आधारित है, तो आपको तुरंत इसको पॉज कर लेना चाहिए और इस सवाल को एज HW करना चाहिए बच्चों। एक पॉइंट दिया है 0,4, एक पॉइंट दिया है 3,8, बी 2 पॉइंट्स such that angle AXB is maximum where X is a point on X-axis. X is a point on X-axis. If the X coordinate of X is this, then find the value of this. तो आप पॉज कीजिए, करिए, मैं इसको एक बार बता देता हूं। तो यहां पर डाटा थोड़ा ठीक सा है तो मैंने डायग्राम बना लिया। एक पॉइंट दिया है 0,4 और दूसरा पॉइंट है 3,8। यहां तो डायग्राम फेयर सा ही चल रहा है और लाइन ये रही एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब मैं एक ऐसा सर्किल खींचूंगा जो इसको टच करेगा। फिर से बनाता हूं डायग्राम, क्योंकि मेरा सर्किल क्या है, बनता नहीं है जल्दी, तो मैं सर्किल पहले बना लेता हूं, फिर उसके बाद सारा छाप दूंगा। ये सर्किल बना लिया, इसके बाद मैंने इसको एक्स एक्सिस बना लिया, तो ये आपका सर्किल हो गया, ये आपकी लाइन हो गई। एक पॉइंट है 0,4, तो मैंने ऐसे लाइन बनाई, ये पॉइंट मान लो आपका हो गया 0,4 और 3,8 मान लो यहाँ कहीं मैंने बना दिया। तो प्रोसेस मेरे को पूरी तरह से क्लियर है कि मैं पहले इन दोनों को ज्वाइन करते हुए ऐसे आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाता हूँ। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लिखनी होगी, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। तो ये आ गई 3y माइनस 12 बराबर 4x। अब ये x एक्सेस को कहाँ काटेगा ये पता करने के लिए y को कर दिया 0, तो x आ गया -4। इसका नाम q, इसका a,
इसका B, और इसका नाम अगर मैं P रखता हूं तो QA इंटू QB, ठीक है ना। तो चलो शुरू करें। तो QA कितना हो गया बच्चों? QA अगर मैं देखूं तो ये 0 4, ये -3, ऐसे ही मुझे दिख गया 5। कैसे? अरे ये 3 है और ये 4 है, तो ये हो गया 5। और अगर मैं निकालता हूं QB तो वो आएगा 3 - 3, मतलब √36 + 64, तो आ गया 10। इसका मतलब QA इंटू QB बराबर होगा √QP स्क्वायर हो जाएगा, तो ये √ लगा देता हूं। तो QP मेरा निकल कर आ गया, बोलिए कितना? 5√2। तो ये डिस्टेंस हमारी है 5√2। धन्य बच्चों। और इसका स्लोप तो 0 ही है, और ये भी मुझे डायग्राम से तय है कि वो इधर ही आएगा। मतलब P पॉइंट के कोऑर्डिनेट में डायरेक्टली लिखूं तो -3 + 5√2 0 हो जाएगा। तो उसने कहा था कि अगर उसका x कोऑर्डिनेट a√2 - b है तो देखिए a का काम बोलो कर रहा है 5 और b का काम कर रहा है -3। तो पूछा है a की पावर 4 + b की पावर 4, तो 5 की पावर 4, 5 25 125 625, और प्लस 3 9 27 81, तो आंसर आ जाएगा आपका 706। तो इसका आपका डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। तो आर्टिकल भाई जो मुझे बताना था वो बोलो मैंने आपको करा दिया। अब चलिए इसी पे और जो सवाल हम लोगों के पास कुछ उपलब्ध हैं वो मैं आपको कराना शुरू करता हूं। टाइम लगभग 1:33 के आसपास हो गया है, तो लगभग मैं इसको 15-20 मिनट तक जितने सवाल हो जाएंगे वो करा दूंगा। और जो स्ट्रेट लाइन और सर्किल का 3rd लेक्चर आएगा, 3 लेक्चर आएंगे क्योंकि इसमें भी लगभग थ्योरी हो गई, उसमें सिर्फ सवाल 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 सवाल, तो लगभग 1.25 घंटे की क्लास में मैं आपको उस दिन उम्मीद करूंगा कि लगभग 20 सवाल के आसपास आपको कराऊं। तो थ्योरी पार्ट मैंने अपने हिसाब से जो भी उसमें आर्टिकल थे जहां पेन हो सकता था वो मैंने आपको कराया। चलिए इस क्वेश्चन को मैंने आपको दिया, एक बार आप पढ़िए, मन में विचार बनाइए, पॉज कीजिए, पॉज करने के बाद फिर आप इसको शुरू कीजिए। हो जाए वेल एंड गुड, नहीं तो आके मेरे साथ एसोसिएट हो जाइए। लेट ए एंड बी बी ए पॉइंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। 2 सर्किल्स आर ड्रॉन थ्रू P टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस, ध्यान देना कोऑर्डिनेट एक्सेस AXES। बच्चे कहते हैं इसमें कौन सी ध्यान देने की बात है? बच्चों एक होता है AXIS, एक होता है AXES। ये है सिंगुलर, ये है प्लूरल, और जब AXES की बात होती है तो वो प्लूरल बन जाता है, मतलब वहां पे x एक्सेस y एक्सेस दोनों हैं। तो मुझे एक ऐसा सर्किल खींचना है जो AB से पास हो और दोनों ही एक्सेस को टच कर रहा हो, मतलब इसे भी टच करे, और मान लो ऐसे करके खींचा कि वो इसे भी कुछ टच कर दे, ऐसे करके बनाया। और पास कहां से हो रहे हैं? A, B से पास हो रहे हैं। फिर ये है इसकी मेन लाइन, क्या? इफ वन सर्किल बाइसेक्ट्स द सर्कमफरेंस ऑफ द अदर, अगर उनमें से एक सर्किल दूसरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट करता हो, तो आप इस बात को समझिएगा बच्चों की आखिर ये क्या कहना चाह रहा है। फिर समझ लें, ये एक सर्किल है, मैंने कहा एक दूसरा सर्किल आया और उसने इसकी सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट किया, तो आप इसका एक ऐसे डायमीटर खींच लो और वो सर्किल जो होगा वो ऐसे गुजर रहा होगा। तो ये सर्किल इस सर्किल की इसके सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो मैंने कहा इसमें कई सारे आर्टिकल देखो आपके रिवाइज होंगे, आपने निश्चित रूप से कभी ना कभी रेडिकल एक्सेस जरूर पढ़ा होगा। आखिर ये रेडिकल एक्सेस क्या होता है? 2 सर्किल अगर दिए हों S1 और S2, तो जो S1 - S2 होता है वो रेडिकल एक्सेस होता है। तो अगर 2 सर्किल इंटरसेक्टिंग होते हैं
तो ये जो बेसिकली इनकी कॉमन कॉर्ड होती है, इसी को अगर मैं एक्सटेंड कर देता हूं तो वही बन जाता है रेडिकल एक्सेस। और ये लैंग्वेज गांठ बांध लें, इफ वन ऑफ द सर्किल बाइसेक्ट्स द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अदर, अगर एक सर्किल दूसरे सर्किल की सर्कमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब उसकी जो कॉमन कॉर्ड है वो बेसिकली इस वाले सर्किल का डायमीटर है। इसका मतलब जब मैं S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 निकालूंगा तो जो रेडिकल एक्सेस आएगा वो इस वाले सर्किल का डायमीटर होगा, मतलब उसका सेंटर इस रेडिकल एक्सेस को सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए शुरू करता हूं। वो सर्किल जो दोनों एक्सेस को टच करता है, इसकी जो भी रेडियस होती है r, तो उसका सेंटर बोलो r क्वामा r ही तो बनता है। ये देखिए बातों बातों में हम लोगों ने r सर को भी यहां पर याद कर लिया। अगर किसी भी सर्किल की रेडियस r है और वो दोनों एक्सेस को टच कर रहा है तो उसका सेंटर होता है r r। क्लियर? तो इस सर्किल की इक्वेशन को अगर मैं लिखूं तो वो होगी x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस y माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। और ऐसे कितने सर्किल आने हैं? 2। और अगर 2 आने हैं तो 100% यहां से r की 2 वैल्यू निकलेंगी। और ये सर्किल पास कहां से हो रहा है? ये सर्किल देखिए a क्वामा b पॉइंट से पास हो रहा है, तो a क्वामा b पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने पुट कर दिया a माइनस आर का होल स्क्वायर b माइनस आर का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ओपन किया a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2ar प्लस बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2br बराबर आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर कटा, ये आया आर स्क्वायर माइनस 2r कॉमन, a प्लस बी ये r वाला, और फिर बचा हुआ आया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। यहां तक डन है। अब ये देखो r में क्वाड्रेटिक बनी बच्चों, इस r के 100% 2 रूट आएंगे। अगर मैं मान लूं कि एक रूट है r1 एक रूट है r2, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इक्वेशन r1 प्लस r2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a प्लस बी एंड r1 इंटू r2 इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ये सब तो मैं मान गया आपकी बात, लेकिन अभी तक इसका तो आपने कोई उपयोग किया नहीं। क्या कि एक सर्किल दूसरे को सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रहा है। मैंने कहा कर देता हूं। अगर मैंने एक सर्किल की रेडियस को माना है r1, तो देखो वो सर्किल क्या होगा, x माइनस r1 का होल स्क्वायर y माइनस r1 का होल स्क्वायर बराबर r1 स्क्वायर। और ऐसे ही जो दूसरा वाला होगा वो होगा x माइनस r2 का होल स्क्वायर y माइनस r2 का होल स्क्वायर बराबर r2 स्क्वायर। और इस समय जब मैं इनका रेडिकल एक्सेस निकालूंगा, तो बोलो s1 माइनस s2 इक्वल टू 0 करूंगा। तो जैसे ही मैं इसको घटाऊंगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसे ही 2y माइनस r1 माइनस r2 और इंटू ये भी आएगा, इसको थोड़ा खिसका देता हूं, ये भी आएगा r2 माइनस r1 और यहां से आ गया, फिर से देखो बच्चों घटा दिया तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी, a माइनस बी यहाँ भी, और दिस माइनस दिस करोगे तो r1 प्लस r2 इंटू r1 माइनस r2 आ जाएगा। और अगर दो सर्किल हैं तो r1 r2 तो डिफरेंट होंगे ही, तो इसका मतलब ये फैक्टर तो मेरा पूरा कैंसिल हो गया विद निगेटिव साइन। तो ये जो मेरे सामने इक्वेशन निकल कर आई क्या है, 2x प्लस 2y
माइनस 2r1 माइनस 2r2, ठीक कह रहा हूं, और उधर से आ गया इधर ले आओ तो वो प्लस में आकर बन जाएगा प्लस में, और ये भी प्लस में, बराबर 0। ये कौन आया? ये रेडिकल एक्सेस आया। अब अगर ये रेडिकल एक्सेस मान लो इस वाले सर्किल की सरकमफ्रेंस को बाइसेक्ट कर रही है, तो इसका जो सेंटर होगा कौन? R1 वो इसी को सेटिस्फाई करेगा। आएगा 2r1 प्लस 2r1 माइनस r1 माइनस r2 बराबर 0। तो दिस इम्प्लाइज, अगर मैं इसको कंबाइंड करूं तो ये हो गया 3r1 बराबर r2। इसका मतलब मुझे दोनों सर्किल की रेडियस का रेशियो पता लग गया बच्चों, और वो क्या है? मतलब यहां से अगर मैं लिखूं तो वो हो गया R2 अपॉन R1, बोलिए बराबर 3। लेकिन क्वेश्चन में उसने हमसे A बाई B का रेशियो पूछा है, तो मेरे पास यहाँ पर देखिए कुछ डाटा उपलब्ध है कि R1 प्लस R2 और R1 R2। तो अगर R2 अपॉन R1 3 है तो मैं इधर बच्चों लगा देता हूँ कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये बनेगा R2 प्लस R1 अपॉन R2 माइनस R1 बराबर 3 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1, 3 1 4 2। और अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, और R1 प्लस R2 मेरे पास कितना है? 2 टाइम्स A प्लस B, तो ये 4 टाइम्स A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर 4। इसको क्या लिख सकता हूं? R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 4R1 R2। क्लियर है? ये 4 से 4 कैंसिल, ये बन गया A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर, फिर से R1 प्लस R2 आ गया, लिख दिया A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 4। R1 R2 की वैल्यू थी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, और अगर मैं इसकी ओपनिंग करता हूं तो ये क्या हुआ? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB बराबर 4A स्क्वायर कैंसिल, 4B स्क्वायर कैंसिल, ये हो गया 8AB। डन है बच्चों? अगर मैं एक तरफ फेंक देता हूं तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो गया मेरा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 6AB बराबर 0। वैल्यू मुझे चाहिए किसकी? A बाई B की। अगर मैं B स्क्वायर से डिवाइड करूं तो A बाई B का होल स्क्वायर माइनस 6A बाई B प्लस 1 इक्वल टू 0। तो A बाई B बराबर माइनस B प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 32 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आ गया 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। क्लियर है? 3 प्लस माइनस 2 रूट 2। तो अगर मैं यहां से मिलाना शुरू करूं तो देखिए, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि A बड़ा या B, अगर A बड़ा होगा तो 3 प्लस 2 रूट 2, और अगर A छोटा होगा तो 3 माइनस 2 रूट 2 आ जाएंगे। तो इसके दोनों ही आंसर आपके सही होंगे। तो देखिए इसका आंसर आ रहा है A एंड B। बच्चों सवाल तो देखिए मेरे पास बहुत सारे हैं। अभी आप लोग देखिए, हम लोग स्लाइड नंबर 27 पर हैं, और 27 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सवाल मेरे पास हैं। लेकिन आज का लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंदी सा हो गया है, लगभग 1 घंटे 45 मिनट के आसपास हो गया है। और मैंने आपसे कहा था कि स्ट्रेट लाइन और सर्किल पर हम लोगों के टोटल 3 लेक्चर आएंगे। पहले लेक्चर में हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन की थ्योरी काफ़ी कवर की थी। आज वाले में सर्किल के 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल कवर किए, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों का वो, फिर हम लोगों ने 1 2 3 सवाल कर लिए। आज नेक्स्ट टर्न जो होगा उसमें ये 12 सवाल तो मैंने आपको दिखाई दिए, और कम से कम 7-8 सवाल और लेके आऊँगा, और 1.5 घंटे पौने 2 घंटे 2 घंटे का जो भी हम लोगों का लेक्चर होगा उसमें हम लोग कंबाइंड करके सवाल करेंगे। तो
होमवर्क की बात करें तो देखिए, अब ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल पढ़ा रहा हूं तो उसी का केवल आए। तो जैसे स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन की पूरी एक डीपीपी आ गई 15 सवालों की, जिसमें सारे आर्टिकल पर कंबाइंड क्वेश्चन हुए। ऐसे ही आज के आधार पर भी आपको PW ऐप पर एक डीपीपी मिलेगी जिसमें 1 से लेके 15 तक के सवाल होंगे और उसमें जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स होंगे वो आपके स्ट्रेट लाइन, सर्किल, कंबाइंड कॉन्सेप्ट होंगे। आज की अगर मैं समरी की बात करूं तो आज हम लोगों ने पहली चीज जो पढ़ी वो एंगल बाइसेक्टर 2 प्रकार के पढ़े। एक, किसी पर्टिकुलर पॉइंट वाले एंगल को बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर सीखा। दूसरा, हम लोगों ने एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर सीखा। सेकंड जो बहुत मेन आर्टिकल था वो था मैक्सिमम एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट। मैक्सिमम एंगल सबटेंड बाय लाइन सेगमेंट ऑन ए लाइन। किसी भी लाइन सेगमेंट के द्वारा किसी भी लाइन पर सबटेंड मैक्सिमम एंगल। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस करे हैं। क्वेश्चंस का जखीरा अपने पास अभी भी बहुत है, लेकिन उसके लिए हम लोगों को एक लेक्चर और लेना होगा। तो आज की क्लास की ये आपकी नेट समरी हो गई है। जो होमवर्क है वो आपको बता दिया। तो कोऑर्डिनेट का कैप्सूल अभी मान के चलिए 4 लेक्चर चलने वाला है। एक लेक्चर अभी और आएगा स्ट्रेट लाइन और सर्किल पर। उसके बाद 3 लेक्चर आप मान लें, एक पैराबोला, एक इलिप्स और एक हाइपरबोला। और उसके बाद अगर मेरा असेसमेंट ये हुआ कि एक कंबाइंड बनाया जाए जिसमें पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला के जो कंबाइंड क्वेश्चंस हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है कि शुरुआती के 1 लेक्चर या 2 लेक्चर में मैं आपको पहले तीनों की थ्योरी कंबाइंड करवा दूं और उसके बाद मैं उस पर आधारित क्वेश्चंस लेकर आऊं। जो भी आप लोगों का सजेशन हो वो कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर पूरी तरह से क्वेश्चंस ओरिएंटेड होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पूरी शिद्दत के साथ, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। किसी भी पेपर में उसका वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो उस पर आपका कंसंट्रेशन और ज़्यादा होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।